गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। लास्ट क्लास में हमने हिंदी व्याकरण में चैप्टर फर्स्ट भाषा और व्याकरण पढ़ा था, जिसमें हमने भाषा की परिभाषा और उसके रूप के बारे में समझा था। तो एक बार उसको रिवाइज करते हैं। भाषा की परिभाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को बोलकर तथा लिखकर प्रकट करता है, यानी कि अपनी बातों को किसी को समझाना और उसकी बातों को समझना भाषा कहलाता है। भाषा के कितने रूप होते हैं? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो भाषा के दो रूप हुए, मौखिक किसी को अपनी बात बोल के समझानी, लिखित किसी को अपनी बात लिख के समझानी। आज के चैप्टर में, आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे, इससे आगे का जो डेफिनेशन दी हुई है, परिभाषा दी हुई है, बोली, लिपि और थर्ड जो है व्याकरण। तो सबसे पहले हम देखेंगे बोली क्या होती है। किसी भाषा का वह रूप जो एक सीमित क्षेत्र में बोला जाए, एक पर्टिकुलर केवल एक एरिया में बोला जाए, उस भाषा को बोली कहते हैं। जैसे हरियाणा में जो भाषा बोली जाती है वो केवल हरियाणा में ही समझी और बोली जाती है, तो उसको बोली कहेंगे। तो कौन सी भाषा बोली जाती है? वहाँ हरियाणवी। इसी तरह राजस्थान में कौन सी बोली जाती है? राजस्थानी। पंजाब में पंजाबी। तो ये सारे बोली के रूप हुए। किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग की जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप बोली कहा जाता है। तो हरियाणवी, मारवाड़ी, भोजपुरी, ये सभी बोलियाँ होती हैं। अब ये उपभाषा क्या होती है? उपभाषा जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है, बोली मान लो एक छोटे क्षेत्र में बोली जा रही है, सीमित क्षेत्र में बोली जा रही है, और उसको थोड़ा सा उसका एरिया धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया, फिर उसमें कहानियाँ लिखी जाने लगी, कविताएं लिखी जाने लगी, तो वो उपभाषा बन जाती है। जैसे ब्रज और अवधी। तो जो ब्रज भाषा ये मथुरा साइड में बोली जाती है, लेकिन इसमें कहानियाँ भी और कविताएं भी, छंद भी लिखे गए हैं, तो ये अब उपभाषा बन गई हैं। तो जब कोई बोली जिसमें कोई साहित्य रचना यानी कि कोई कहानियाँ या फिर कोई छंद, कोई कविताएं लिखी जाने लगे, तो वो उपभाषा बन जाती है। बोली क्या होती है? एक छोटे से क्षेत्र में, एक सीमित क्षेत्र में कोई भाषा बोली जाती है, उसको बोली कहते हैं। तो इसके हमने कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे हरियाणवी हो गया, मारवाड़ी हो गया, भोजपुरी हो गया, ब्रज हो गया, अवधी, ये सारी की सारी बोलियाँ होती हैं। उसके बाद आता है लिपि। देखिए लिपि क्या होती है। लिपि किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो ध्वनि चिन्ह, यानी कि जो उस भाषा में बोले जाने वाले जो ध्वनि, साउंड, आवाज़ जो आती हैं, उनको लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, जो जिस तरीके से वो लिखे जाएंगे, उसको लिपि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें, तो अगर मैं ई बोलूँगा, ई, तो ई जो है हिंदी में इस तरह से लिखा जाएगा। इसी ई को अगर मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो एक ही ध्वनि है, लिखने के तरीके अलग अलग हैं। तो ये हिंदी की लिपि है, ये अंग्रेजी की लिपि है। इसके दूसरा एग्जांपल लेते हैं के। तो के जो के है वो, इसको हम इस तरह से लिखेंगे हिंदी में, इंग्लिश में जो हम लिखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे। एक ही ध्वनि है लेकिन उसको लिखने के तरीके अलग अलग हैं। ए, तो ए की ध्वनि को लिखने का हिंदी में ये तरीका। आ, अगर इसमें मैंने आ की मात्रा लगा दी तो आ, इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये सारे के सारे ध्वनि चिन्ह है। कोई भी हमारे मुख से जो भी ध्वनि निकलती है, उसको लिखने का जो तरीका होता है वो लिपि कहलाता है। एक ही ध्वनि को अलग अलग लिखने के तरीके होते हैं, तो वो अलग अलग लिपि बन जाते हैं। इंग्लिश में इस तरह से लिखेंगे के को, हिंदी में इस तरह से, तो ये हिंदी की लिपि हो गई, ये इंग्लिश की लिपि हो गई। इसी के को अगर पंजाबी में लिखना हो तो कुछ और तरीके से लिखेंगे, तो वो पंजाबी की लिपि हो गई। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। भाषा की ध्वनि को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह को लिपि कहते हैं। तो देखिए, संस्कृत, हिंदी, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि देवनागरी है। उर्दू और अरबी जिस लिपि में लिखे जाते हैं वो कौन सी लिपि है? फारसी। अंग्रेजी की जो है वो रोमन। तो यानी कि ये जो लिपि चिन्ह है अंग्रेजी के हैं वर्ड, लेकिन लिखने का तरीका जो है वो रोमन लिपि अंग्रेजी की होती है। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। तो लिपि आपको समझ में आ गई। किसी भी भाषा में जो ध्वनि, जो आवाज़ें निकलती हैं, उसको लिखने के लिए जो चिन्ह, जो तरीका बताया गया है, वो किस में बताया गया है? लिपि में। इसके बाद आता है आपका व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से हम शुद्ध लिखना, पढ़ना तथा बोलना आ जाता है। व्याकरण को हम किस तरह से समझेंगे? व्याकरण को इस तरह से समझेंगे कि कोई भी भाषा अगर हम गलत तरीके से बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसको सही करने के लिए जिस शास्त्र में, यानी कि जहाँ पर हमको उसको शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना या बोलना सिखाया जाए, तो वो किस में सिखाया जाता है? व्याकरण। हर एक
भाषा की अलग व्याकरण होती है, जैसे इंग्लिश की इंग्लिश ग्रामर, हिंदी हिंदी व्याकरण, तो उसको सही तरीके से लिखना, बोलना और पढ़ना जिस शास्त्र में जहाँ पर सिखाया जाए वो व्याकरण कहलाता है। तो व्याकरण की डेफिनेशन आपने पढ़ ली। इसका एक एग्जांपल देते हैं। देखिए, रघु ने नीलम से कहा हम शरबत खा लिया। तो रघु, ये सारा का सारा हिंदी में लिखा हुआ है लेकिन ये सारा का सारा गलत है। रघु ने इसको हम सही किस में करना सीखेंगे? व्याकरण में। तो रघु ने नीलम से कहा हम शरबत, शरबत जो होता है स्त्रीलिंग माना गया, सॉरी, तो शरबत के लिए खा लिया नहीं आएगा, क्या आएगा? पी लिया। रघु ने नीलम से कहा हमने शरबत पी लिया है। माधव ने पायल से कहा मेरे को सोने दो। तो ये मेरे को जो गलत है क्या आएगा? मुझको सोने दो, मुझे सोने दो। इसी तरह अगर हम आगे समझेंगे तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। व्याकरण वह शास्त्र जिसकी सहायता से हमें शुद्ध लिखना, पढ़ना तथा बोलना जाता है। व्याकरण के निम्नलिखित 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4। पहला फर्स्ट वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद विचार, फोर्थ वाक्य विचार। तो देखिए, वर्ण विचार, वर्ण का मतलब हो गया ऐसे और ज्ञ तक आपको लिखना, पढ़ना, बोलना, जो जहाँ पर सीखना है वो वर्ण विचार में आता है। इन्हीं वर्णों को जोड़ के क्या बन जाता है? शब्द। तो शब्दों को जोड़ के पढ़ना, लिखना और बोलना, समझना, ये सब हम किस में सीखते हैं? शब्द विचार में। पद विचार ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा बताएंगे। फोर्थ में आता है आपका वाक्य विचार। तो वाक्य में जो शब्दों को मिलके आपको जोड़ के पढ़ के जो शब्द जब हम आप जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? वाक्य। तो वाक्यों को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सारा का सारा वाक्य विचार में आता है। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो क्वेश्चन आंसर हम आपको आज आप दे रहे हैं वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। को आपको हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 दिया था, उसी के आगे ये आपको करना है। बोली किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन लिखनी है आपको। किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग की जाने वाला भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। फोर्थ क्वेश्चन में लिपि को परिभाषित कीजिए, उसकी डेफिनेशन लिखनी है लिपि की। फिफ्थ में व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है? तो बताइए क्यों आवश्यक है? व्याकरण का ज्ञान इसलिए आवश्यक है क्योंकि इन नियमों के ज्ञान से ही भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना सीखा जाता है। जब हम व्याकरण का ज्ञान होगा तभी हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखेंगे, बोलेंगे और पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है। व्याकरण के 4 अंग बताए गए हैं, कौन से हैं? पहला वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो ये चारों क्वेश्चन आपको करने हैं। थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करे हैं उसके आगे ही ये करने हैं। इसकी आपको अपनी PDF सेंड कर दी जाएगी। इसके बाद आपका रिक्त स्थान करने हैं आपको। भारत एक डैश और बहुभाषा भाषी देश है। तो कैसा देश है? एक बड़ा विशाल देश है। उपदेश देना और वाद विवाद करना। उपदेश मतलब किसी को कोई बात समझाना, किसी को कोई बात बताना। वाद विवाद किसी से बहस करना। कैसी भाषा के रूप होते हैं? मौखिक, मुंह से बोल के ही उपदेश दिया जाता है और वाद विवाद किया जाता है। विद्वानों ने डैश भाषा को सही मायने में भाषा नहीं माना है। तो विद्वानों ने कौन सी भाषा को नहीं माना? इशारों वाली भाषा, यानी कि सांकेतिक भाषा। किसी को हम कोई बात इशारे में समझा रहे हैं तो उसको विद्वानों ने सही मायनों में भाषा नहीं माना है। फोर्थ, संस्कृत, हिंदी और मराठी की लिपि अभी हमने बताई थी, कौन सी लिपि है? देवनागरी। इन भाषाओं की लिपि लिखनी है। पहली हिंदी की देवनागरी होती है, उर्दू की फारसी, नेपाली की देवनागरी, फोर्थ अंग्रेजी की रोमन, फिफ्थ पंजाबी की गुरुमुखी, सिक्स संस्कृत की देवनागरी। ये सारा वर्क आपको अपनी नोटबुक में करना है। इसकी PDF अभी हम आपको सेंड कर देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।